सो हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो आज से अपनी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग कंटेंट इसका समझ लेते हैं कैसा क्या है। ठीक है, देखो इसमें टोटल ऑफ 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, 4 यूनिट, अरे ये क्या था, एक मिनट, हाँ, टोटल ऑफ 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से आपके पास टोटल ऑफ 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जो हम लोग वीडियोस बनाएंगे, जो आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे, वो आपके कैसे होंगे, चैप्टर वाइज ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक यूनिट में खींचूँ या फिर एक यूनिट में कराऊँ, तो जैसे ये देखना, यूनिट 3 है, इसके अंदर देखो 4 आ रहे हैं। ठीक है, 4 क्या आ रहे हैं, 4 वो आपके चैप्टर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे होगा कि क्या नाम, कोई लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, जैसे एक यूनिट है नीचे फोर्थ वाली जिसमें एक ही चैप्टर है, तो ऐसा हो जाएगा कि एक ज़्यादा बड़ा हो गया, एक ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो, जो पहली 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2, यानी कि आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये तीनों जो चैप्टर हैं, एक मिनट, हाँ, ये तीनों जो चैप्टर है, ये थोड़े से हिस्टोरिकल बेस्ड हैं। कैसे हिस्टोरिकल, यानी कि इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे समझेंगे, पर हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, कि 1947 में आज़ादी के बाद से अपना हिस्ट्री में, मतलब कि 1947 से क्या इकोनॉमिक्स या देश की इकोनॉमी वगैरह रही थी। ठीक है, देन उसके बाद आपका यूनिट 3 आ गया, करंट चैलेंजेस फेसेस, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन की हम लोग बात करने लगेंगे। देन उसके बाद अपने थोड़े मतलब की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज। यहाँ से आ जाएगा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इसको देखो, जहाँ तक हम लोग कवर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आपको ऐसे लिखवाएं या रटवाएं कि समझाएं जो आपके एसएससी के पर्सपेक्टिव से हो। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा, तो ऐसी एक सिंगल लाइन भी मुझे नहीं दिखी कि मैं उसको आपको कवर करवाऊँ। ठीक है, इस वाले चैप्टर में तो पूरा टाइम वेस्ट होगा। ऊपर के जो 3 हिस्टोरिकल हैं, 3 लेक्चर की बात है ये, है ना। अगर आपका मन हो, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपका मन हो, 3 लेक्चर की बात है, ज़्यादा ज़्यादा हमें लगता है अगर 40 मिनट्स की भी लेक्चर्स बनेंगे तो आपका 2 घंटे में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपका मन हो, फिर से हम कह रहे हैं, तो ही कवर करना, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इनको कवर करने के लिए। पर एज अ बैकअप, एज अ, या फिर आप अगर सोच रहे हो कि आप कोई और पेपर भी देना चाह रहे हो, जैसे यूपीएससी वगैरह आगे प्रिपरेशन की सोच रहे हो, तो ये तीनों चैप्टर तब ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि अपनी इकोनॉमी में क्या हुआ, कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस आए, क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, क्या नहीं हुई, है ना। तो ये सब चीज़ें समझ लेना। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आ जाते हैं अपनी पे। ठीक है, पहला चैप्टर रहेगा अपना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम लोग के 1947 में जब हम लोग को आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद अपने देश के क्या हालात थे, ये अब हम लोग को समझना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, सबसे पहली एक चीज़ याद रखना कि हो सकता था कि जैसे जो अपना मुगल एरा था वो जब ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटिशर जो ब्रिटिश एरा होता है उसी को बोलते हैं कॉलोनियल रूल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ अपना, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स का तो देखो मेन एजेंडा ये था कि इंडिया से जितने रॉ मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो सारे उन लोग को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने थे। ठीक है, उनका मेन पर्सपेक्टिव ही यही था इंडिया में आने का। ठीक है, तो इस कारण उन्होंने, ऐसा तो है नहीं वो अपने देश को अपना देश मान के रखे कि भाई हमें भी इसका डेवलपमेंट करना है। या फिर जैसे आप हो, जैसे आपका घर है, तो आपको लगता होगा कि मैं इसमें ये कर दूं, भाई मैं वो कर दूं, ठीक है, मेरे माँ बाप है तो मैं उनके लिए ये कर दूं, वो कर दूं। उन लोग को कोई मतलब नहीं था इन सब से। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि उन्होंने अपने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। देखो उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हुई, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि इंडिया के पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद इकोनॉमी थी पूरी। ठीक है, जहाँ पे किसी का कोई रूल नहीं था, मतलब कि कोई रिसोर्सेस नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहा था अपने यहाँ से, है ना। कब, बिफोर द एडवेंट, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले। नेशनल इनकम, नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो नेशनल इनकम क्या होती है, देश की आय। ठीक है, अभी आप ये समझो, डेफिनेशन वगैरह, डेफिनेशन एकदम प्रॉपर से लिखवाना करवाना, और इसके फॉर्मुलेस या फिर डेरिवेशंस, ये सब हम लोग क्लास 12th में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जब क्लास 12th की एनसीईआरटी करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई होंगी। क्लास 12th वाली एनसीईआरटी, मतलब ये समझ लो 9, 10th, 11th ये आपका बेसिक्स था, 12th जो है वो आपके मज़े दिलाएगा।
ठीक है, वो आपके रीज़न होंगे, वो आपका रीज़न होगा एसएससी क्रैक करने का। ठीक है, ये सब तो बेसिक तैयार कर रहे थे। जिसने ये चारों तीनों एनसीईआरटीज करी होंगे ना, उसके बेसिक इतने क्लियर होंगे कि मैं आगे नेशनल ना बोलूँ या पर कैपिटा ना बोलूँ, तो उसको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है ना। वरना फिर आप लोग को आगे दिक्कत होगी। तो इसलिए पीछे के जो तीन हैं, यानी कि 9, 10th और अपनी 11th क्लास की तो चल ही रही, इन सबको कवर करते रहना। ठीक है, आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। देखो, नेशनल इनकम क्या होती है? देश की जो आय होती है, देश की जनता की जो आय होती है, वही होती है क्या? नेशनल इनकम। अब नेशनल और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? यहाँ पे लिख दो पर कैपिटा, पीसीआई भी इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम होती है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल, चलो पूरा लिख देता हूँ, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि जो आपकी देश की पूरी टोटल इनकम है, यानी कि नेशनल इनकम है, या फिर यहाँ पे टोटल इनकम लिख दो। ठीक है, उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा क्या अपने पास? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर हेड इनकम। ठीक है, पर हेड इनकम। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, इस तरह से लिखना। अब ये मत आप लोग मतलब निकाल देना कि पर हेड इनकम, यही आप हर जगह बोलने करने लगो। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। ये थोड़ा आपका एज अ करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके की तरह वर्क करेगा, क्योंकि टाटा जो कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसलिए इतना आप लिख लेना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखो, टाटा ने, पता है अभी जो आप टाटा को इससे रिलेट कर रहे होगे, टाटा जैसे आपका हो गया कार्स वगैरह बना रही है इस समय। ठीक है, या फिर आप कहोगे स्टारबक्स से रिलेट कर रहे होगे, या फिर लैंड रोवर, या फिर आप इन सब से रिलेट कर पा रहे होगे। पर जो टाटा थी, उसका सबसे पहले का काम क्या था? आयरन और स्टील कंपनी में, या फिर आयरन या स्टील फील्ड में वो लोग अपना काम करते थे। ठीक है, तो ये अपने ये कब से स्टार्ट हुआ है टिस्को? अपना 1907 से। नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड को अभी के लिए हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, अब लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड इसलिए स्किप करेंगे क्योंकि उसको समझाने में भाई काफ़ी समय लग जाएगा, तो और आगे इसको हमें अच्छे से पढ़ाना ही है, तो अभी के लिए रख देते हैं, वरना कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, देखो एक मिनट। हाँ, जीडीपी देखो क्या होती है? जीडीपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड विद इन दी कंट्री। ठीक है, यानी कि देखो जीडीपी क्या होती है? जो जितने भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपनी प्रोवाइड होनी है अपने कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री या फिर किसी भी कंट्री के अंदर, जो उन सब की वैल्यू होगी, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के लिए, इसको अच्छे से समझ लेना। ट्रेड थ्रू द स्विस कैनल। अब ये स्विस कैनल क्या था? देखो ऐसे इन शॉर्ट बता देते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम जहाँ ब्रिटिशर्स जहाँ से आए थे, तो वो ऐसे ही बता दे रहे हो। इसको आप लोग पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, बस ये समझ लो ये स्विस कैनल था क्या। देखो ये आपका, ये देख रहे हो वाटर वे है, ये वाला आप रास्ता देख रहे हो, है ना, ये वाला रास्ता देख रहे हो, जो ये क्या नाम, एक मिनट, हाँ ये रहा मेडिटेरियन सी यहाँ, और रेड सी देखो यहाँ, ये इन दोनों के बीच से होके गुजरता था। यूनाइटेड किंगडम से मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन से रेड सी से फिर अपना कहाँ सीधे इंडिया में इधर क्या नाम, महाराष्ट्र पोर्ट, या फिर जैसे और भी काफ़ी पोर्ट्स थे उस समय में। ठीक है, तो इनका इस कैनाल का जो नाम था, इसका नाम था स्विस कैनाल। ये यूज़ होता था आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए गुड्स का। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं यूनाइटेड किंगडम से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई या कुछ हुआ, तो वो इसी कैनाल के थ्रू जाते थे, या फिर इंडिया से कोई रिसोर्सेज वहाँ पहुँचाने थे, तो यही रास्ते को हमेशा यूज़ किया जाता था। ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, इसको लिखना नहीं, लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसको ऐसे ही लिख लेना फिलहाल के लिए। ठीक है, नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई इन दैट particularly. The infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand, in contrast to the infant mortality rate of 33 per thousand. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो, 32 ईयर्स, इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69 ईयर्स। अब देखो इस चीज़ का कहने का क्या मतलब है, उस समय जो मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो मृत्यु का रेट था, वो सबसे बहुत ज़्यादा हाई था उस समय पे। ठीक है, यानी कि
ज़्यादातर लोग जल्दी ही मर जाते थे, ठीक है, काफ़ी लोग जल्दी मर जाते थे। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है? इन्फेंट का मतलब होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं इन्फेंट्स, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? तो बच्चों की मृत्यु होती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, कितनी? 218 पर 1000 चिल्ड्रंस, यानी कि हर 1000 बच्चों में 218 की जान चली जाती थी, ठीक है, उस समय पे। इसके भी कई रीजंस थे, ठीक है, रीजन ज़्यादा हम लोग को समझने की ज़रूरत नहीं है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जितने लोग जीवित रहते थे या फिर जिंदा थे, तो उन लोग की भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा लो थी, यानी कि 32 ईयर्स, यानी कि 30 बहुत ज़्यादा प्रोबेबली जो होगा कोई 32 पार हो गया, वरना 32 ईयर्स की उम्र में ही सब लोग अपनी जान दे बैठते थे, ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69 ईयर। और आज के समय में अपने पास कितनी है? 69 ईयर्स की क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि हम लोग 69 साल तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, देखो ये मत समझना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों कम थी, क्या किसी बीमारी की वजह से या फिर ब्रिटिशर्स के इतने टॉर्चर या फिर इन सब की वजह से, तो ऐसा नहीं है। देखो मल्टीपल रीजंस हैं उसके पीछे, ठीक है, ये सारे रीजंस भी जो हमने बोले भी इंक्लूडेड है। लो यार ख़त्म बस, ठीक है, चलो अच्छी बात है। कवर कर दूं क्या इसमें भी चैप्टर 2? नहीं, चलो इसको हम इतना ही रखते हैं, चैप्टर 2 के लिए अलग से लेक्चर बना देंगे, ठीक है। ये तीनों लेक्चर काफ़ी छोटे ही छोटे रहेंगे, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।